Hello dear students, see today we are going to start our new chapter, that is electrochemistry. Okay, see electro means electric current and chemistry means chemical reactions. Okay, so इस chapter के अंदर हमने क्या देखना है, we have to see the relationship between electric current means this and chemical reactions. Okay, इन दोनों के बीच में हमने क्या देखना है कि क्या relation है इस chapter में, हम यही पढ़ने वाले हैं. Okay, so electrochemistry includes electrochemical cell, इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड कंडक्टेंस ऑफ द सोल्यूशन. सो इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड कंडक्टेंस ऑफ द सोल्यूशन. ओके, नाउ अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है. इट इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री. ओके, नाउ अब देखिए केमिस्ट्री की 3 ब्रांचेस होती हैं, IPO, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ओके, सो ये क्या है, ये फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर आती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. सो इट इज़ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, ये 2 तरह की एनर्जीज इस पूरे चैप्टर में हमने पढ़नी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स जैसे हमारा बल्ब जो चल रहा है, हमारे जो फैंस चल रहे हैं, ठीक है, वो क्या है क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. जिस ब्रांच के अंडर हम लोग ये स्टडी करते हैं दोनों एनर्जीज का आपस में इंटर कन्वर्जन, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विच इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री. ओके, इट ऑल्सो डील्स विद कंडक्टेंस ऑफ द सोल्यूशन. और ये तीसरा किसके साथ डील करती है, कंडक्टेंस ऑफ द सोल्यूशन के साथ. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, देखिए अब थोड़ी सी आपकी क्या है, रिकैप्चुलेशन. थोड़ी सी क्या है, रिकैप्चुलेशन, थोड़ी 11th क्लास से. देखिए अगेन आई हैव रिटन, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी एंड हाउ दीज टू आर रिलेटेड विद ईच अदर. ओके, नाउ रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स मीन्स RED मीन्स रिडक्शन. ओके, अगर हम इसको स्प्लिट करें, अगर इसको हम तोड़ें तो 2 पार्ट में टूटेगा. RED रिडक्शन, OX मीन्स ऑक्सीडेशन. मीन्स ऐसे रिएक्शंस जिनमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली, ओके, हैंड टू हैंड चले, उनको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, एक साथ चलना. ओके, तो द रिएक्शंस विच इन्वॉल्व्स बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन. ओके, अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट आप सबको आती है निकालनी, है ना. अब इसके अंदर देखिए हमने एग्जाम्पल लिया है किसका, ये इक्वेशन भी आपने ऑलरेडी देखी है. सी, मैं दोबारा लिख रही हूँ, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट. जिंक सॉलिड स्टेट में और कॉपर सल्फेट पाउडर होता है ब्लू कलर का, ठीक है, उसको हमने क्या किया हुआ है, क्रश करके उसको वाटर में डिजोल्व कर दिया. ठीक है, सो AQ मीन्स एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. तो व्हाट वी विल गेट जिंक सल्फेट एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड. ओके, सो इसका एग्जाम्पल लिया हुआ है. अब आप देखिए इसमें जिंक प्योर स्टेट में तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई, 0, कॉपर की +2 और पूरे सल्फेट की -2. ओके, अगेन यहाँ पर जिंक +2, सल्फेट -2 और कॉपर क्या है, 0. ओके, नाउ सी, जिंक 0 से +2 मीन्स इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. मीन्स क्या हुई है, ऑक्सीडेशन. अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, 0 से 2 जा रहा है, +2 जा रहा है. ओके, तो जिंक की क्या हुई बेटा, ऑक्सीडेशन. एंड कॉपर +2 से कहाँ आ रहा है, 0 में, +2 से 0 में आ रहा है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन. ओके, तो यहाँ पे बेटा जिंक की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, और सेम रिएक्शन में कॉपर की क्या हो रही है, रिडक्शन. इज दैट क्लियर. तो इसलिए ये ऐसी जो रिएक्शन है वो किसका एग्जाम्पल है, रिडॉक्स रिएक्शन. किसका एग्जाम्पल है, रिडॉक्स रिएक्शन का, बिकॉज इसमें दोनों एक साथ हो रही है, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी. ओके, सो in the above reaction zinc is oxidized to zinc 2 positive ions while copper 2 positive ions has been reduced to copper. Okay, similarly in the reaction, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं copper is in 0
Okay, oxidation number for copper is, I am writing the equation. See, copper plus AgNO3 aqueous. Okay, so we get copper nitrate and plus 2 Ag. This is our balanced chemical equation. Now अब अगर इसमें हम देखें, कॉपर 0, सिल्वर +1, नाइट्रेट पूरा -1 आयन है, कॉपर +2, नाइट्रेट -1 और यहाँ सिल्वर 0. ओके, तो कॉपर 0 से +2 जा रहा है, मीन्स इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मीन्स क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन. ओके, और सिल्वर +1 से कहाँ जा रहा है बेटा, 0 जा रहा है. ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. तो यहाँ पर क्या हो रही है बेटा, इसकी रिडक्शन. ठीक है, अब देखो इसमें सेम रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रही है ना, और सेम रिएक्शन रिडक्शन भी हो रही है. तो अगेन दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. ठीक बात. नाउ अब ये टर्म्स हैं, वैसे मैं ये लेक्चर तुम्हें बता चुकी हूँ ऑलरेडी, बट स्टिल रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. या तो हम रिडक्शन को क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. ओके, अब यहाँ ये भी हो सकता है कि हाइड्रोजन की जगह हम क्या बोल दें, एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट. और ऑक्सीजन कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव. सो अगर ऑक्सीजन वहाँ पर नहीं रिमूव हो रहा है लेकिन उसकी जगह कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे फ्लोरीन, नाइट्रोजन. ओके, तो इस तरह से अगर कोई एलिमेंट रिमूव हो रहा है तो उसको भी हम कंसिडरेशन में ले सकते हैं. That addition of hydrogen or any electropositive element and removal of oxygen means removal of any electronegative element. Now oxidation, loss of electron, or oxidation means addition of oxygen or any other electronegative element, and removal of hydrogen भी किसको बोलते हैं, oxidation को. तो removal of hydrogen या removal of any electropositive element. Okay, now next is रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट और इसको हम रिडक्टेंट भी बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इसको हम ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं. ओके, अब देखो रिडक्शन और रिड्यूसिंग एजेंट एक दूसरे का बिल्कुल क्या होता है बेटा, ऑपोजिट होता है. ऐसी ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक दूसरे का ऑपोजिट होता है. अब पहले डिस्कस करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट को. अब देखो रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मतलब ये जो गेन करे इलेक्ट्रॉन को उसकी रिडक्शन हो रही है. लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन दे, है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन दे. इज दैट क्लियर. सो बेटा रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट कौन होता है, विच गिव्स इलेक्ट्रॉन्स. ओके, और गिव्स हाइड्रोजन. इसी तरह से ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है उसकी ऑक्सीडेशन होती है. लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स विच गेन्स इलेक्ट्रॉन. ओके, और विच गिव्स ऑक्सीजन. यहाँ पे ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीजन दे. ओके, तो इस तरह से हम इनको लर्न करेंगे. जैसे एग्जाम्पल अगर हम डिस्कस करें, Na जो है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है. सपोज किसी रिएक्शन में सोडियम, आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 281 और यहाँ पर 28, तो सोडियम इज गोइंग टू लूज इलेक्ट्रॉन. तो जो इलेक्ट्रॉन देता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट. ओके, तो सोडियम उस रिएक्शन में किसका काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का. ओके, अगर हम क्लोरीन देखें, क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन Cl नेगेटिव, है ना, 287 और यहाँ पर 288. इज दैट क्लियर. तो यहाँ पर क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है. तो जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो क्या होता है, जो अट्रैक्ट करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो जिस रिएक्शन में क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा, दैट देयर ऑक्सीजन देयर क्लोरीन विल बी व्हाट, इलेक्ट्रॉन गेन करना, है ना. देखो ऑक्सीडेशन तो क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन दे. ठीक है, तो सॉरी एक सेकेंड रुको जरा. ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो गेन करे, तो यानी ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्लोरीन क्या हो गया बेटा यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है. और जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट. आ गई बात समझ में. तो इस तरह से पूछ सकते हैं कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट हुआ और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ. ओके, अब आप यहाँ पर देखो, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो ये जिंक 2 पॉजिटिव बना. तो जिंक इस रिएक्शन में क्या हुआ, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए. ओके, तो जिंक हुआ रिड्यूसिंग एजेंट. और कॉपर ने गेन करा तो कॉपर क्या हुआ,
कॉपर ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए तो कॉपर क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसमें देख सकते हैं कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किसकी रिडक्शन हो रही है, किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। आ गई बात समझ में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंडक्टर्स। ठीक है बेटा, कंडक्टर्स। अब देखिए कंडक्टर्स कौन होते हैं, ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाना अलाउ कर देते हैं। ओके, तो सब्सटेंसेस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर नोन एज कंडक्टर्स। ठीक है, दीज आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, एक तो इलेक्ट्रॉनिक या फिर उनको मेटालिक कंडक्टर्स भी कहते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स या मेटालिक कंडक्टर एज अ नेम्स, जैसे हमारी घरों में वायरिंग हुई हुई है ना, किस मेटल की हुई है, कॉपर की। ठीक है, तो उसमें से जो हमारे फैंस चल रहे हैं, जो लाइट्स चल रही हैं, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो चल रहा है वो किसकी वजह से, जो उन वायर्स में से इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखते हो कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उन वायर्स में से, तो क्या मेटल की कोई डिकम्पोजिशन हो रही है, नहीं हो रही है ना। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स में, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर एज अ नेम्स जस्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऐसे कंडक्टर्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए। सो दोज कंडक्टर्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट अंडरगोइंग एनी decomposition, without undergoing any decomposition. ओके, और इसके अंदर मैंने तुम्हें अभी बताया इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स में जो कंडक्शन है वो किसकी वजह से है, दैट इज बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गई ये चीज। नाउ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट्स जहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, है ना, सोल्यूशन बना के यूज करते हैं या उन सब्सटेंसेस को हम मेल्ट करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स जो होते हैं उनमें वो, अब मेटालिक कंडक्टर्स या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स में क्या था, कोई डिकम्पोजिशन नहीं हो रही थी, है ना, विदाउट डिकम्पोजिशन। आप जब भी इसको लिखें या पढ़ें, आप दिमाग में रखें घरों की वायरिंग जो रखी है ना, वायरिंग जो हुई हुई है वो आप याद रखेंगे, दिमाग में रखेंगे कि वहाँ पर कोई डिकम्पोजिशन नहीं हो रही है और इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में सबसे पहली बात तो डिकम्पोजिशन होती है ना, ये वो कंडक्टर्स हैं विच अंडरगो डिकम्पोजिशन आर नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू देम। जब हम करंट पास करेंगे तो वो सबसे पहले जो भी आपके सब्सटेंसेस हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, वो सबसे पहले क्या करेंगे, वो डिसोसिएट हो जाएंगे, वो डिकम्पोज हो जाएंगे और फिर वो अपने सोल्यूशन में से क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करना अलाउ करेंगे। ओके, अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो एसिड्स भी हो सकते हैं, बेसिस भी हो सकते हैं और सॉल्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, इन दिस केस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज बिकॉज ऑफ आयंस। नाउ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स। अब जैसे मैंने तुम्हें बताया कि ये एसिड्स भी हो सकते हैं, बेसिस भी हो सकते हैं और सॉल्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि ये दो तरह के हो सकते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है कि वो इलेक्ट्रोलाइट्स जो ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। ओके, द इलेक्ट्रोलाइट्स विच डिसोसिएट ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन एक्वस सोल्यूशन मीन्स पानी में डालते से, सपोज हमारा क्या है, NaCl है। ठीक है, अगर हम NaCl लें, फॉर एग्जाम्पल NaCl, नमक कॉमन सॉल्ट सब पता है, सब खाते हैं। ठीक है, तो NaCl अगर आपका सॉलिड स्टेट में है, अगर NaCl आपका सॉलिड स्टेट में है, आपको पता है कि Na के ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, और क्लोरीन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव। सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन लूज कराना है और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन गेन कराना होता है ना, गेन करना होता है ना अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को, वो ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई करने के लिए। देखो इस तरह से कि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो इसका भी काम चल जाता है और इसका भी काम चल जाता है। तो इस वजह से ये एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन से बंधे हुए होते हैं, बाउंड होते हैं, है ना, समझ में आई बात। तो अगर सॉलिड स्टेट में देखें तो ये कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, NaCl को पानी में डालते हैं, है ना, NaCl को पानी में डालते हैं, वैसे बेटा Na पॉजिटिव आयंस अलग हो जाते हैं और Cl नेगेटिव आयंस अलग हो जाते हैं और इनके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स इस तरह से
क्या कर लेते हैं, लेयर्स बना लेते हैं, है ना, बिकॉज आयंस, ये आयंस में डिसोसिएट हो जाता है ना पूरा, मीन्स जो ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ये क्या हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं, है ना, वाटर की वजह से, क्योंकि वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो 80 के करीब होता है और वो बहुत ज़्यादा होता है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब जितना ज़्यादा होगा वो आयंस के बीच में फोर्सेस को उतना जल्दी ब्रेक करवाएगा और ये आयंस उतना जल्दी ब्रेक हो जाएंगे। तो अगर हम इसको क्या कराएं, NaCl को या तो पानी में डाल दें और या NaCl को हम क्या कर दें, मेल्ट कर दें, है ना, मोल्टन फॉर्म में भी इसके क्या हो जाते हैं, आयंस जो हैं वो क्या हो जाते हैं बेटा, अलग अलग हो जाते हैं, है ना। आयंस अलग अलग होंगे तो अब भी ये क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से फ्लो कराने में हेल्प करेगा। इन द सेम वे NaCl को अगर हम वाटर में डाल दें तब भी इसके आयन सेपरेट हो जाएंगे और तब भी अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराना अलाउ कर देगा, ठीक है। और अब ये क्या होगा, कंडक्टर। तो ये अलग से 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वाई NaCl इज इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट, ओके, कि सॉलिड स्टेट में ये इंसुलेटर क्यों होता है, मीन्स ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास क्यों नहीं करवाने देता। तो आप बोलोगे कि इन सॉलिड स्टेट सोडियम एंड क्लोराइड आयंस दे आर हेल्ड टुगेदर बाय वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। और इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड, है ना। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है, इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, ठीक है। तो इसलिए ये जो दोनों आयंस हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए ये सॉलिड स्टेट में कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवाते। लेकिन जैसे ही NaCl का एक्वस सोल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है या उसको मोल्टन फॉर्म में लेकर आया जाता है, नाउ द आयंस आर फ्री टू मूव एंड नाउ इट बिकम्स व्हाट, कंडक्टर, ठीक है। यहाँ पर तो ये क्या था, इंसुलेटर, लेकिन इन दोनों स्टेट्स में क्या बन जाता है, इस स्टेट में क्या था, इंसुलेटर, इस स्टेट में क्या बन जाता है, कंडक्टर, ओके। अब कहता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स को, अब इलेक्ट्रोलाइट्स अभी हमने देखे कि एसिड भी हो सकते हैं, बेस भी हो सकते हैं, सॉल्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। अब जो आपके ये हैं इलेक्ट्रोलाइट्स वो 2 तरह के हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक, ठीक है। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है कि वो इलेक्ट्रोलाइट्स जो ऑलमोस्ट कम्प्लीटली अपने आयंस में टूट जाते हैं जब उनका एक्वस सोल्यूशन बनाया जाता है या उनको मोल्टन फॉर्म में लेकर आया जाता है, ठीक है, एंड हेंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू अ लार्ज एक्सटेंट। जैसे ये एग्जाम्पल दे रखा है, HCl, HNO3, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ये सारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस में NaOH, KOH, ये सब किसी कैटेगरी में आएंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिस की, मीन्स जितने लिए थे वो ऑलमोस्ट अपने आयंस में टूट जाते हैं, ठीक है, ये वाले एसिड्स और ये बेसिस। नाउ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में दीज आर द सब्सटेंसेस विच डिसोसिएट टू अ स्मॉल एक्सटेंट। अब इसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस हैं कि ये क्यों नहीं टूटते, वैसे पता होना चाहिए आपको, क्योंकि 11th क्लास में हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ के आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। और इक्विलिब्रियम चैप्टर में क्या पढ़ के आए हैं, ओस्टवॉल्ड डाइल्यूशन लॉ, वहाँ पे हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि मतलब इसका एग्जाम्पल लेके CH3COOH एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल लेके हम वहाँ पर भी ये डिस्कस करते हैं कि वो हम रिवर्सिबल का साइन क्यों लगाते हैं ना। इक्विलिब्रियम में हम लोग ये देखते हैं ना कि जब हम, जैसे सपोज हम NaOH को ब्रेक कर रहे हैं तो हम किस तरह का साइन लगाएंगे, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो ये वाला दिस इज कॉल्ड एज इरिवर्सिबल, मतलब रिएक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है और ये ऑलमोस्ट कम्प्लीटली 100% आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। मान लीजिए 100 लिए थे तो ऑलमोस्ट मान लो 96 या 97 या 98 इतने इसमें से आयंस में अपने ये ब्रेक हो जाते हैं और 2 या 3 ये बचते हैं सिर्फ पीछे NaOH, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल है या इन जनरल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल है। लेकिन जैसे अगर हम लोग बात करें CH3COOH तो हम ये वाला साइन डालते हैं, है ना, रिवर्सिबल का, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। समझ में आई बात। तो बेटा ये जो है रिवर्सिबल का साइन ये क्या बताता है कि ये वीक एसिड है ना। इसी तरह से अगर मैं एग्जांपल लूँ NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अगेन इन द सेम वे आई हैव टू पुट दिस साइन, है ना। तो NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, वाई, बिकॉज दिस इज अ वीक बेस। मतलब आप देख रहे हो कि जितना
क्यों ऐसा है कि ये पीछे आता है, ये आगे नहीं जाती रिएक्शन, ये वापस पीछे क्यों आता है, मतलब ये क्यों बन जाता है वापस, मतलब ये डिसोसिएट नहीं हो रहे अपने आयंस में कम्प्लीटली। चाहे आप इसका एग्जाम्पल ले लो, चाहे आप इसका एग्जाम्पल ले लो। रीज़न क्या है कि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस एंड दिस। ओके, अभी के लिए आप इतना ही याद रखें कि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो मान लीजिए हमने 100 लिए थे, 100 में से सिर्फ 4%, 5%, 6% इतना सिर्फ डिसोसिएट होगा, बाकी जो 95 हैं वो इसी फॉर्म में रहेंगे। और जब तक कोई भी एसिड या बेस अपने इस फॉर्म में नहीं आता, आयनिक फॉर्म में, आयंस की फॉर्म में डिसोसिएट नहीं होता, तब तक वो अच्छा कंडक्टर नहीं, उसको हम लोग बोलेंगे, नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? दीज आर द सब्सटेंसेस विच डिसोसिएट टू अ स्मॉल एक्सटेंट, जो सिर्फ थोड़े से एक्सटेंट के लिए थोड़े एक्सटेंट तक टूटते हैं, मीन्स 5 या 6% इस तरह से। ओके, एंड हेंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऑब्वियसली अगर आयोनाइज कम होंगे, है ना, अगर आयोनाइज कम होंगे तो क्या होंगे? अगर आयोनाइज कम होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को भी वो कम कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है बेटा। वीक एसिड्स के एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, H2CO3, कार्बोनिक एसिड। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर ये वाला एसिड होता है। बनता कैसे है? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन से। दिस इज H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड। एंड वीक बेसिस लाइक अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है बेटा आपके? दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, नाउ अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क, ये पूछा जा सकता है 1 नंबर के लिए अलग से। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन मीन्स ये है कि कोई भी हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया, वो कितना टूटा, कितनी एक्सटेंट तक टूटा, दैट इज डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इट इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट विच आयोनाइजेस इन द सोल्यूशन। मीन्स द आयंस आयोनाइज्ड इन द सोल्यूशन, जो आयोनाइज हुए, डिवाइडेड बाय अल्फा से डेजिग्नेट करते हैं, आयोनाइज्ड आयंस जो आयोनाइज हुए, ओके, एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेकन इनिशियली मतलब 5 टूटे सपोज और 100 लिए थे टोटल, है ना, तो 5 आयोनाइज हुए और 100 हमने लिए थे। तो ये हो गई आपकी क्या? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। अगर परसेंटेज बतानी है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कितनी है? 5%। ओके, इज दैट क्लियर? सिर्फ ये जो फॉर्मूला है वो किसका है? अल्फा का। और अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो किसका फॉर्मूला हो जाएगा? परसेंटेज अल्फा, मीन्स परसेंटेज डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। ओके, जितने डिसोसिएट हुए डिवाइडेड बाय जितने हमने इनिशियली लिए। ओके, समझ में आ गई? जितने मोल्स हमने इलेक्ट्रोलाइट के इनिशियली लिए। अब इलेक्ट्रोलाइट आपका एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकता है। और ध्यान रखें, सॉल्ट्स जितने भी होंगे आपके, वो सारे के सारे क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, जितने भी आपके आयंस होते हैं वो सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इस बात का आपने ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट इज बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। अब देखिए नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब आपको मैंने पहले ही बता दिया कि जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा आयनाइज होगा, है ना, और उतनी ही ज़्यादा क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएगा। लेकिन जितना वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा वो कम एक्सटेंट तक ब्रेक होगा, और जितने कम आयंस बनेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कम कंडक्ट करवाएगा। तो बस वही बात है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आयोनाइज ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन द सोल्यूशन एंड हेंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू अ लार्ज एक्सटेंट। क्योंकि कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी नहीं कहेंगे, कंडक्टेंस। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। ध्यान दें इन वर्ड्स पे, ठीक है। तो जो कंडक्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? आयंस के ऊपर। जितने आयंस ज़्यादा होंगे उतनी कंडक्टेंस ज़्यादा होगी ऑब्वियसली। तो जो स्ट्रॉन्ग होगा वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ आयंस उतने ज़्यादा बनेंगे, है ना, और वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाएगा। लेकिन अगर वीक होगा इलेक्ट्रोलाइट, इसका मतलब क्या है? कम आयंस बन रहे हैं, कम टूट रहा है, ओके, और आयंस कम बन रहा है। तो जितने कम आयंस बनेंगे उतनी कंडक्टेंस जो है वो कम बनेगी। नेक्स्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन।
कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? अब देखो हम कह रहे हैं कि हायर इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। यहाँ पे कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि सोल्यूट ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा है और जो वाटर है, ठीक है, क्योंकि एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे ना हम लोग, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का। तो अगर सोल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है मतलब सोल्यूशन कंसंट्रेटेड है, मतलब आयंस बहुत ज़्यादा हैं और सॉल्वेंट कंपैरेटिवली क्या है, कम है। अब एक ये भी आपने चीज़ देखनी है क्योंकि कंडक्टेंस के लिए बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। एक तो ये, चलो हमने ये देख लिया कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट देख लिया, ठीक है। अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें बेटा, तो जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, अब देखो अगर मान लीजिए एक डोर है, उससे आप 20 आदमी एक साथ निकलवा रहे हो, तो क्या होगा, निकलने में दिक्कत होगी, बिकॉज एक दूसरे को क्या करेंगे, वो धक्का मुक्की करेंगे। लेकिन अगर 3 4 5 आदमी हैं तो वो जल्दी जल्दी निकल जाएंगे, है ना। तो अगर आयंस की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई तो वो एक दूसरे की मूवमेंट में हिंड्रेंस प्रोवाइड करेंगे, ओके। तो जितनी कंसंट्रेशन सोल्यूशन की ज़्यादा होगी, मतलब सोल्यूशन जितना कंसंट्रेटेड होगा, मतलब आयंस जितने ज़्यादा होंगे, ओके, तो क्या होगा, कंडक्टेंस सोल्यूशन की उतनी ही क्या होगी, कम होगी, ठीक है। अब अगर सोल्यूशन डाइल्यूट है तो मतलब आयंस को मूव करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, है ना, स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा। तो जितना ज़्यादा उनको स्पेस मिलेगा उतना फटाफट वो मूव करेंगे और उतनी वो कंडक्टेंस को क्या करेंगे, सोल्यूशन की इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट इज टेम्परेचर, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो डिसोसिएशन क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो ज़्यादा से ज़्यादा टूटेगा और कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन। अगर आपका सॉल्वेंट विस्कस है, मान लीजिए आपके पास 2 कंटेनर हैं, 2 बीकर हैं, उनमें जो आपने इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी ली है वो सेम ली है, ठीक है, और आयंस जो हैं वो भी सेम बन रहे हैं डिसोसिएट होने के बाद। लेकिन एक में आपने ले लिया सॉल्वेंट वाटर और एक में आपने ले लिया हनी, है ना, शहद या कुछ भी ऐसा, मतलब जो पर्टिकुलरली थोड़ा सा गाढ़ा होता है, ठीक है। तो क्या होगा, अब आप सपोज कीजिए एक स्विमिंग पूल है, एक में वाटर है और एक में हनी है, शहद। तो मूव करने में ज़्यादा इजी किस में रहेगा, पानी में, ऑब्वियसली, बिकॉज उसकी जो विस्कोसिटी है वो कम है। तो बेटा ग्रेटर इज़ द विस्कोसिटी ऑफ अ सॉल्वेंट लेसर विल बी इट्स कंडक्टेंस, क्योंकि उनको मूव करने में क्या आएगी, आयंस को दिक्कत आएगी अगर आपका सॉल्वेंट ज़्यादा विस्कस होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रेटर द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट, ऑब्वियसली अब ये बात कर रहे हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट की, ठीक है। पोलैरिटी का मतलब जैसे वाटर है, वाटर, अब इसमें डेल्टा 2 नेगेटिव होता है ना, इसमें डेल्टा पॉजिटिव और इसमें डेल्टा पॉजिटिव। तो कह रहा है कि इसकी पोलैरिटी जितनी ज़्यादा होगी, अब जैसे NaCl की हम लोग बात करते हैं, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो Na पॉजिटिव, तो वाटर का कौन सा पार्ट आता है इसकी तरफ, O नेगेटिव वाला, है ना, ये वाला पार्ट आएगा। तो सारे O नेगेटिव इस तरह से अरेंज हो जाएंगे, और यहाँ ये क्या है, वाटर है, तो वाटर ही ना, तो इस तरह से तो सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स Na पॉजिटिव की तरफ कलेक्ट हो जाएंगे। और इसी तरह से अगर हम बात करें Cl नेगेटिव में, तो इसमें वाटर का कौन सा पार्ट आएगा, पॉजिटिव, है ना, इस तरह से, ये देखो समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। तो इस तरह से तो कह रहा है कि सॉल्वेंट की जितनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा सॉल्वेंट की पोलैरिटी होगी, वो जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है उसको उतना जल्दी क्या कर देगा, आयोनाइज कर देगा, ओके। ग्रेटर इज द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट, ग्रेटर इज द आयनाइजेशन, उतना जल्दी जल्दी इनको अलग कर देगा, ठीक है। और जितना जल्दी अलग अलग होंगे उतनी ही कंडक्टेंस सोल्यूशन की क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी, ठीक है। इन सब चीज़ों को, सब फैक्टर्स को अलग अलग सोच के चलना, किसी को भी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कन्फ्यूजन हो सकती है, और एक बार कन्फ्यूजन आ जाए तो फिर वो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है। तो स्ट्रेट अवे इनको सेपरेट आप लर्न करने की कोशिश करना, ठीक है, समझ में आ गई बात। अच्छा, अब है साइज ऑफ आयंस एंड देयर सॉल्वेशन। अब सॉल्वेशन का मतलब क्या होता है, इट इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन आयंस, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड द सॉल्वेंट। अब देखो सॉल्वेशन जो है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मीन्स, अच्छा पहले तो सॉल्वेशन का मतलब ये जो लाइन लिखी है ना,
इसका मतलब क्या है? इट इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एंड द सॉल्वेंट। अब इसका मतलब क्या है? देखिए कि सपोज ये आपका कोई इलेक्ट्रोलाइट का आयन है, ठीक है, ये आपका कोई इलेक्ट्रोलाइट का सपोज Na पॉजिटिव या कोई भी आप ले सकते हैं, और इसके चारों तरफ ये क्या है? सॉल्वेंट की लेयर है, ठीक है। सॉल्वेंट का ऑब्वियसली वाटर है, तो वाटर का नेगेटिव पार्ट होगा इसके चारों तरफ, है ना। तो इस तरह से तो कहते हैं सॉल्वेशन क्या होता है? इट इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एंड द सॉल्वेंट, ठीक है। आयंस और इन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में कितनी अट्रैक्टिव फोर्स है उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेशन। अब कहते हैं कि सॉल्वेशन चार्ज के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ऑब्वियसली, ठीक है। अब देखो पहली बात हम करते हैं चार्ज की। सपोज हमारे पास Na पॉजिटिव चार्ज है, Mg2 पॉजिटिव चार्ज है, Al3 पॉजिटिव। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल। तो अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है और उसमें ये 3 आपके पास चार्जेस हैं और बाकी कोई कॉमन है NaCl, MgCl2, AlCl3, ठीक है। तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी उसकी सॉल्वेशन क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका रीज़न क्या है कि जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के पास कितने हैं? 13 प्रोटॉन्स हैं, है ना। न्यूक्लियस में 13 प्रोटॉन्स हैं, तो 2, 8 और यहाँ पे क्या है? क्या था यहाँ पे? 3 था। 8 + 2 10 + 3 13 इलेक्ट्रॉन थे, 13 प्रोटॉन्स थे। लेकिन अब हमने ये निकाल दिए, है ना, तो प्रोटॉन्स तो अभी भी 13 ही रहे, लेकिन ये 2 और ये सिर्फ कितने रह गए? 8, है ना। तो इसका पॉजिटिव फील्ड क्या हो गया? कंपैरेटिवली इंक्रीज हो गया ना। लेकिन अगर मैग्नीशियम के केस में देखेंगे तो वहाँ पे क्या होगा? प्रोटॉन सिर्फ 12 होंगे, और Na पॉजिटिव के केस में देखेंगे तो प्रोटॉन्स कितने होंगे? सिर्फ 11 होंगे, है ना। समझ में आई बात? तो जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे पॉजिटिव फील्ड उतना ही ज़्यादा होगा, मतलब वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ उतना ही क्या करेगा बेटा? ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। समझ में आई? तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा जिस भी आयन का, वो वाटर मॉलिक्यूल्स को या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को उतना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा और उसकी सॉल्वेशन पावर उतनी ही क्या होगी? ज़्यादा होगी। समझ में आई? तो सॉल्वेशन पावर ज़्यादा होने का मतलब क्या है? कि वो आयंस को बड़ी जल्दी जल्दी क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। और कंडक्टेंस, एक सेकेंड ज़रा, देखो इसको ना एक बार दोबारा समझते हैं। सॉल्वेशन क्या होता है कि आपके जो आयन है और वाटर मॉलिक्यूल्स हैं या कोई भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कितनी अट्रैक्टिव फोर्सेस है, ठीक है, उसको हम कहते हैं सॉल्वेशन। मींस अगर ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लिया किसी भी आयन ने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को, तो उसकी सॉल्वेशन क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, और उसके चारों तरफ जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब सपोज ये 3 मैंने आयंस बनाए हैं, ठीक है। अब इनमें से अगर मैं बात करूं कि एल्यूमिनियम का चार्ज सबसे ज़्यादा है तो उसकी सॉल्वेशन सबसे ज़्यादा होगी, है ना। इसका अगर मैं बात करूं कि इसका चार्ज सबसे ज़्यादा है तो इसकी सॉल्वेशन क्या होगी बेटा? सबसे ज़्यादा होगी। देखिए सॉल्वेशन हो गई इसकी सॉल्वेशन ज़्यादा, तो इसने कंपैरेटिवली बहुत सारे सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, और अल्टीमेटली इसका साइज़ देखो, इसका साइज़ अल्टीमेटली क्या हो गया? बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। अगर हम यहाँ कंपेयर करें तो सोडियम का जो चार्ज है वो कम है, तो इसकी सॉल्वेशन क्या होगी? कम होगी। इसकी क्या होगी? मैग्नीशियम की थोड़ी सी ज़्यादा सॉल्वेशन हो जाएगी, है ना, थोड़ी सी ज़्यादा सॉल्वेशन। मैंने यहाँ एक लेयर बनाई है सिर्फ सॉल्वेंट की अंडरस्टैंडिंग के लिए, यहाँ 2 लेयर्स बनाई है और यहाँ मैंने बहुत सारी लेयर्स बना दी। तो कंपैरेटिवली आप देखो सॉल्वेशन ज़्यादा होने की वजह से इसका साइज़ अल्टीमेटली क्या नज़र आ रहा है? तुम्हें ज़्यादा बड़ा नज़र नहीं आ रहा है? ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा है ना। तो अब ये देखो कि एक पतला बंदा है, एक मोटा बंदा है, कौन जल्दी भागेगा? ऑब्वियसली जो पतला है। तो ये ज़्यादा जल्दी भागना चाहिए कि ये जल्दी ज़्यादा भागना चाहिए? ऑब्वियसली ये ज़्यादा जल्दी भागना चाहिए, मीन्स ये सबसे स्लो भागेगा, और जितना स्लो भागेगा उतना ही ये कंडक्टेंस क्या करवाएगा? कम करवाएगा। एक तो आयंस के नंबर, एक आयंस की स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करती है कंडक्टेंस। समझ में आ गई? तो चार्ज जितना ज़्यादा होगा उसकी सॉल्वेशन उतनी ही ज़्यादा होगी, और सॉल्वेशन जितनी ज़्यादा होगी आप याद रखें, सॉल्वेशन जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस उतनी क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। समझ में आ रही है ये बात कि नहीं? बोलो, ठीक है। ये ना इन दोनों फैक्टर्स को ना आपने अलग अलग देखना है कि चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतनी सॉल्वेशन
ज़्यादा होगी, लेकिन सॉल्वेशन जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब साइज़ की भी अगर हम लोग बात करें कि साइज़ और सॉल्वेशन में क्या फ़र्क है, कि साइज़ जितना छोटा होगा, ऑब्वियसली साइज़ जितना छोटा होगा किसी भी आयन का, उसका जो पॉजिटिव फील्ड होगा वो उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। साइज़ जितना छोटा होगा उसका पॉजिटिव फील्ड उतना ही ज़्यादा होगा, पॉजिटिव फील्ड ज़्यादा होगा तो सॉल्वेशन उतनी ही ज़्यादा होगी। तो साइज़ छोटा, सॉल्वेशन ज़्यादा, है ना। साइज़ छोटा होगा तो सॉल्वेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, समझ में आ गई बात ये। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। तो ग्रेटर द साइज ऑफ आयंस, जितना ज़्यादा आयन का साइज बड़ा होगा, लेसर विल बी द कंडक्टेंस। क्लियर है, समझ में आ गई ये चीज़। ग्रेटर द साइज ऑफ द आयंस, जितना आयन का साइज बड़ा होगा वो उतना ही कम मूव कर पाएगा और वो कंडक्टेंस उतनी ही क्या करेगा, उसकी कंडक्टेंस उतनी ही सोल्यूशन की कम होगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो जिस भी आयन की सॉल्वेशन जितनी ज़्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस जो है वो उतनी ही कम होगी। ठीक है, और ग्रेटर द साइज ऑफ द आयंस लेसर विल बी द कंडक्टेंस। आप बस ये बात याद रखिए कि एक मोटा बंदा है जिसका साइज बहुत बड़ा है, ठीक है, वो कम भागेगा तो वो कंडक्टेंस भी कम इम्पार्ट करवाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात। ठीक है बेटा, तो ये ग्रेटर द साइज ऑफ द आयंस, आयन का साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसकी कंडक्टेंस उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप मोटर पतले बंदे से याद रखना, ठीक है, कि एक मोटा बंदा कम दूर भागेगा और पतला बंदा ज़्यादा दूर भागेगा। तो यहाँ पे साइज़ आयन का मैटर करता है, जितना ज़्यादा बड़ा साइज़ होगा, ठीक है, उसकी जो कंडक्टेंस है वो उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है बेटा। सो ये आपके हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। ठीक है, अब उसके बाद हैं आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग मेटालिक कंडक्टेंस। मेटालिक कंडक्टेंस ये तो बस थोड़ा सा ही है आपका इसमें, कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल्स डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर: नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम, कि एक एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन है या एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस, या एक एटम में 3। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस उतने वो जल्दी लूज़ कर पाएगा, और जितनी ज़्यादा लूज़ करेगा उतनी ही ज़्यादा कंडक्टेंस होगी। टेम्परेचर, अब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो कि सपोज़ हमारे पास ये एक मेटल का पीस है, सपोज सोडियम का है। तो सोडियम मेटल में होता कैसे है, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये क्या है 281 और ये क्या है 28। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या बना, Na पॉजिटिव, और इसको हम क्या बोलते हैं, कर्नल। ठीक है, कर्नल बोलते हैं। कर्नल का मतलब क्या होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के बाद जो भी पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशी बची उसको हम क्या बोलेंगे, कर्नल। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे बेटा मेटल्स में इस तरह से रहते हैं, कर्नल्स होते हैं और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसे एसोसिएटेड रहता है। ठीक है, तो इस तरह से होते हैं यहाँ पे। अब हमने क्या देखा कि जो आपकी 2 तरह की कंडक्टेंस है, कौन कौन सी देखी। एक तो हमने इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, और एक आपकी क्या है, मेटालिक कंडक्टेंस, है ना, जो ये वाली मेटल्स के केस में इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस थी, जैसे NaCl के केस में, है ना। और ये वाली इस तरह से मेटल के केस में, सोडियम मेटल है सपोज, कोई भी मेटल है, तो अगर इसमें हम टेम्परेचर को क्या करें, बढ़ाएं, तो कंडक्टेंस क्या करेगी, बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स की डीकम्पोजिशन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। समझ में आई। लेकिन अगर हम मेटल्स के केस में टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो बेटा ये जो कर्नल्स है ना, ये दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग। वो क्या करते हैं, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और वो इन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में हिंडरेंस प्रोवाइड करते हैं, रुकावट प्रोवाइड करते हैं। समझ में आई। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे थे तो मेटालिक कंडक्टेंस क्या थी, ज़्यादा थी। लेकिन अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो कंडक्टेंस क्या हुई, कम हुई। वाई, बिकॉज इन कर्नल्स ने वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। वाइब्रेट करना स्टार्ट किया तो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट में क्या हो गया, रुकावट आ गई, हिंड्रेंस आ गई। अब जैसे मान लीजिए एक कमरा खुला है, उसका दरवाज़ा खुला है सपोज, तो आप इजीली अंदर बाहर आ जा सकते हो। लेकिन अगर सपोज आंधी चल रही है, बहुत तेज़ तूफान आ रहा है,
तो वो दरवाज़ा बार बार क्या हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है, तो आप क्या इजीली आ जा सकते हो? नहीं। ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मल टेम्परेचर पे इजीली मूव कर रहे थे, इधर से इधर, इधर से इधर, है ना, मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, सॉरी, ठीक है, मूव कर रहे थे। लेकिन जब क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाया तो कर्नल्स ने क्या कर दिया, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया, तो उन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट में हिंड्रेंस आ गई, रुकावट आ गई, तो कंडक्टेंस क्या कर गई, फिर मेटालिक कंडक्टेंस क्या कर गई, डिक्रीज कर गई, है ना। तो दोनों में टेम्परेचर का रोल अलग अलग है और ये अलग से पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में पूछ रहा है कि मेटालिक कंडक्टेंस में पूछ रहा है। तो कहता है इन केस ऑफ मेटालिक कंडक्टर्स व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर कंडक्शन डिक्रीजेस बिकॉज कर्नल स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड प्रोवाइड हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, सो आप यहाँ तक करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट कंडक्टेंस, मीन्स एक पार्ट इस चैप्टर का कंडक्टेंस, एक है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक आपका पार्ट है इस चैप्टर का, दो पार्ट बताए थे ना आपको मैंने, कि एक तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन देखता है, एक केमिकल एनर्जी की, मतलब दो सेल हो गए ना, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और तीसरा पार्ट है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन एंड रेजिस्टेंस। तो एक पार्ट हम ये वाला कल स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आप ये वाला अच्छे से पढ़ लेना।